गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ अमी अंतर्ध्वनि से और आज हमारे साथ डॉक्टर अल्पना परमार जुड़े हुए हैं। वो सूरत के एक रूमेटोलॉजिस्ट है और अंतर्ध्वनि की पैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। और आज हमारे साथ डॉक्टर आधार दूरिया है। उन्होंने उनका MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है। वो MD जनरल मेडिसिन फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वो भी न्यू दिल्ली से किया है। उन्होंने उनका DM इन क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी PGI चंडीगढ़ से किया गया है और वो रोटेशनल पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजी भी कर रहे हैं और फिलहाल वो संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी वेलकम यू अल्पना मैम, वी वेलकम यू आधार सर। थैंक यू अल्पना मैम। ओके, सो अंतर्ध्वनि के साथ जुड़ने में एक हमेशा एक बहुत वेरी हैप्पी काइंड ऑफ मोमेंट रहता है, बिकॉज ये बहुत यूनिक है द वे इट कनेक्ट्स विथ द पेशेंट्स। वो थोड़ा बिजी प्रैक्टिस में कई बार हम नहीं कर पाते हैं, वी ट्राई समटाइम्स बिजी टाइम, बट दिस इज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म कि आप डायरेक्ट पेशेंट कैसे सोचते हैं, क्या कॉमन सवाल उनके मन में उभरते हैं, वो समझने और जानने के लिए। सो मुझे अंतर्ध्वनि से जुड़ने में हमेशा बहुत मजा आता है। थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट एंड शुरू करें अभी। यस मैम। सो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की आज फार्मेसी मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा डिस्कस होने वाली है। अंतर्ध्वनि रेगुलरली अलग अलग एस्पेक्ट्स ट्रीटमेंट के डिस्कस करती है। एक्सरसाइज का भी जो एक्सेलेंट सेशन चल रहा है दैट इज रियली सराहनीय है। सो आज मेनली हम फार्माकोलॉजिकल दवाइयों की बात करने वाले हैं और उसमें बायोलॉजिक्स, जो डॉक्टर आधार इज गोइंग टू टॉक अबाउट अदर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स ऑल्सो। अभी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस यहाँ पे सबको पता है क्या है, राइट? कि स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस कमर का संधिवा, और क्लिनिकल सिम्टम्स भी हमें ज्यादातर पता है। बट यहाँ मेंशन करने का कारण ये है कि हमारी ट्रीटमेंट आपके पेशेंट्स के सिम्टम्स के अनुसार टेलर्ड होती है। कि ज्यादातर सिर्फ सेंट्रल पेन है, यानी कि सिर्फ स्पाइन का दर्द है और अपने बैठने की जगह बटॉक एरिया का पेन है, जिसको सैक्रोइलियाटिस का दर्द पेन बोलते हैं, या फिर प्रिडोमिनेंटली कमर इतना सीवियर नहीं है बट से नी में स्वेलिंग है, पाँव के जोड़ में स्वेलिंग है, या कोई भी पेरिफेरल सांधे यानी कि पाँव के या हाथों के जोड़, कंधे वगैरह पकड़ना, या फिर प्रिडोमिनेंटली पेशेंट की दिक्कत एंथेसाइटिस है। एंथेसिस यानी कि जहाँ पे मसल और टेंडन हड्डी पे जुड़ता है और मूवमेंट होती है। तो एंथेसिस के दर्द में कॉमन लिस्टिंग में आता है पसलियों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कई बार घुटनों के आसपास भी एंथेसिस का दर्द होता है। घुटने में स्वेलिंग नहीं हो बट वो मसल टेंडन में सूजन हो, उसके कारण बैठने उठने में बहुत पेन होना। या फिर एक वर्ग ऐसा है जिसमें जॉइंट्स की दिक्कत कम है लेकिन जोड़ों के अलावा बीमारी का सिम्टम्स कहीं और ज्यादा है, जैसे कि रिकरेंट आंखों में सूजन आना, यूवियाइटिस बार बार रिकरेंट आना, साल में 2 बार से ज्यादा ना कई सालों से फ्लेयर होना, ये थोड़ा सीवियरिटी है। सो इनके इन लक्षणों के साथ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट टेलर्ड होती है, प्लान होती है कि इस इंडिविजुअल पेशेंट को कौन सा प्रिडोमिनेंट सिम्टम है या कॉम्बिनेशन में इन सब कुछ सिम्टम्स है, किसकी सीवियरिटी ज्यादा है, और इसके साथ में लेबोरेटरी असेसमेंट। लेबोरेटरी असेसमेंट कई चीज है, इसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं दवाइयों के लिए, बीमारी समझने के लिए, बीमारी की सीवियरिटी समझने के लिए, जो मुख्यत्वे यहाँ पे आप सबको पता ही होगा कि रूमेटोलॉजिस्टिक ESR CRP हम ऑफन कराते हैं फ्लेयर हो डिजीज असेसमेंट के लिए। सो बीमारी को हम कैसे समझते हैं कि कितना स्वरूप है, तो उसमें क्वेश्चनएयर जो आपको पूछे जाते हैं, हमारे थोड़े स्कोर्स हैं बट सिंपल भाषा में बोले तो आपका दर्द कैसा है, साथ में फटीग है, सुबह की स्टिफनेस, जांचने में जोड़ों में कहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सूजन दिख रहा है, और साथ में ये ब्लड लेवल के टेस्ट, CRP का लेवल कितना है, ESR। सो इससे रूमेटोलॉजिस्ट को आइडिया आता है कि इन दिस पेशेंट बीमारी का सीवियरिटी कितना है। सरल भाषा में कहें तो जैसे हम डायबिटीज को समझते हैं ना कि ये माइल्ड शुगर है, ज्यादा है, दवाई उस तरह से तय होती है, उसी तरह
एंकिलोजिंग में भी हम बीमारी का लेवल समझने की कोशिश करते हैं, उसके अनुरूप दवाइयां डिसाइड होती है. So her patient, every patient is carefully evaluated, individualized, and इस पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट क्या कॉम्बिनेशन है, या लेटर ऑन ये चल रहा है, 3 महीने हुआ, रिस्पॉन्स है नहीं है, अभी आगे क्या करना है, तो वो हर स्टेप पे उस तरह से तय होता है. एक ही प्लान सबका नहीं हो सकता. सो मेडिकली दवाइयों की हम बात करें, एंकिलोजिंग में हम सब जानते हैं कि दवाइयों के ऊपर एक्सरसाइज है ही, और अंतर्ध्वनि से ज्यादा किसी ने ये एम्फसाइज नहीं किया है. सो दिस इज एक्सेलेंट. पर अगर हम सीधा अगर भी जंप की मेडिसिन क्या क्या देते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, तो मेनली ये दवाइयां है. तो एनसेड्स जैसे कि आपकी निकॉक्सिया है या इंडोमिथासिन है, या ये जो कॉमन कमर्शियल नेम्स बोल रही हूँ कोरिलेट करने के लिए, ये दवाइयां एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करती है, दर्द कम करती है, ये फर्स्ट लाइन है. और बाकी की दवाइयां, तो ये पहली 2 कैटेगरी हमें डॉक्टर आधार समझाने वाले हैं डिटेल में. मैं शुरुआत करती हूँ बायोलॉजिक्स से. तो बायोलॉजिक्स क्या है? बायोलॉजिक्स जो अप्रूव हुई है एंकिलोजिंग के लिए साइंटिफिक रिसर्च से, ट्रायल्स से, जो गाइडलाइंस में आई है, अप्रूवल के साथ आई है, वो मेनली एंटी टीएनएफ है फर्स्ट लाइन. और एंटी टीएनएफ में मेनली ये 4 है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, कीटानरसेप्ट, एडेलिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब और गोलीमुमैब. इन चारों का थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस हैं, कॉस्ट का, फिर दवा का सिलेक्शन का, कि किसी को जॉइंट्स का है, आईज का है, फिर इंटेस्टिन्स में है, अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एंटी टीएनएफ का सिलेक्शन रूमेटोलॉजिस्ट का बदल सकता है. तो ये एंटी टीएनएफ जिनको बायोलॉजिक गई है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम नो की दीज नेम्स. सर्टोलिजुमैब बहुत यहाँ कॉमनली नहीं यूज होती है, बट प्रेगनेंसी के लिए वो अप्रूव्ड है. फिर उसके बाद आती है एंटी IL-70A, जो स्कैफो या सेकुकिनुमैब की तरह से जानी जाती है. तो पेशेंट्स जिनको प्राइमरी फेलियर है एंटी टीएनएफ से, कि एंटी टीएनएफ शुरू करते हैं हम, ज्यादातर वो हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है. 3 महीने हुए और रिस्पॉन्स नहीं आया तो सेकुकिनुमैब, या फिर 2 एंटी टीएनएफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये दूसरे बायोलॉजिक्स के भी ऑप्शंस है, तो उसमें सेकुकिनुमैब आता है. या फिर कुछ पेशेंट को कौन सी पैटर्न ज्यादा है, कि एक्सटेंसिव सोरियासिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, और टीएनएफ दिया, इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो सब चीजें ध्यान में रख के रूमेटोलॉजिस्ट तय करते हैं कि कौन सा बेस्ट है इन दिस पेशेंट. नीचे जो थर्ड है जैक इनहिबिटर, जिसको टोफासिटिनिब नाम दिया है, वो थोड़ी सी नई है. हमारे दूसरे संधिवाद में अप्रूव्ड हैं और अभी तो काफी हम यूज भी कर रहे हैं. एंकिलोजिंग में फेज 3 ट्रायल्स में तो है पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट सो फार ये फर्स्ट चॉइस नहीं रहती है हमारी. अगर पेशेंट एंटी टीएनएफ ले सकता है तो इट इज एक्सेलेंट. बट ये लिस्ट्स हैं बायोलॉजिक्स के जो हमारे आर्मामेंट, हमारे बास्केट में है, कि ये बायोलॉजिक्स एंकिलोजिंग पेशेंट्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस है. किन पेशेंट्स को बायोलॉजिक्स की जरूरत पड़ती है? देखो, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, अगर कमर का दर्द शुरू हुआ है, बटॉक एरिया में पेन है, तो पहले एनसेड्स ही फर्स्ट चॉइस रहती है, सबको पता है. या फिर पेरिफेरल जॉइंट्स हैं तो मिथोट्रेक्सेट, साज दूसरी भी हैं, बट ये 2 कॉमन आपके नाम जाने होंगे. तो अगर 1-1.5 महीने बाद देखें और बीमारी की तीव्रता बहुत सीवियर हो, परसिस्टेंट 2 महीने तक देख रहे हैं कि इतना रिस्पॉन्स नहीं है, CRP, बाजदाई यानी कि जिसमें 5 प्रकार के सवाल है, जिसको 0 से 10 पर हम रेट करते हैं, तो ये एक रूमेटोलॉजिस्ट का असेसमेंट है कि बीमारी का कितना रिस्पॉन्स आया इस दवाई से फर्स्ट लाइन से. उसमें इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है, 2 महीने रुके, तो फिर ख्याल आता है कि ये पेशेंट बायोलॉजिक्स से स्टेबल होगा. फिर दूसरा एक कैटेगरी आता है ट्रीटमेंट फेलियर, यानी कि बैक एक जो इन्फ्लेमेटरी पेन है, सुबह उठने की जकड़न, 2-3 महीने हो गए हैं, प्रॉपर डोज एनसेड्स का जा रहा है, 3 महीने, CRP ज्यादा है, तो ये पेशेंट्स को फिर बायोलॉजिक्स मदद करते हैं स्टेबल करने में. या फिर पेरिफेरल आर्थराइटिस, यानी हाथ पांव के जोड़ों में भी 1 से 2 दवाई कॉम्बाइन की, कुछ सूट की दवाई चल रही है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तब भी बायोलॉजिक्स रहती है. और हम इसके लिए स्क्रीनिंग जो मेन है कि इसमें क्या ध्यान रखना है,
सो डेफिनेटली रूमेटोलॉजिस्ट को ज्यादा जिम्मेदारी रहती है बिकॉज वी प्रिस्क्राइब देम. सो एंटी-TNF जो है उनके साथ लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस, लेटेंट यानी कि मुझे चेप लगा है बट रोग नहीं है. Okay, I have had the bacteria in me sometimes, but उसका डिजीज मैंने बीमारी या रोग के स्वरूप में टीबी नहीं हुआ है. तो अगर ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनिटी चैलेंज हो तो उनको टीबी हो सकता है. इसको कहते हैं लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस. सो इस पेशेंट को अभी कहीं एक्टिव इन्फेक्शन टीबी का है कि नहीं वो पहले देखना है. दूसरा कि लेटेंट है कि नहीं, यानी कि कुछ चांस है कि ये दवाइयों से टीबी रीएक्टिवेट हो सकता है क्या, वो स्क्रीनिंग करके ही तय की जाती है कि पेशेंट को एंटी-TNF देंगे या नहीं. तो उसके लिए जरूरी टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स. ब्लड टेस्ट है, एक स्किन टेस्ट करवाते हैं, छाती का स्कैन भी करवाते हैं, एंड ओवरऑल क्लिनिकल हिस्ट्री पूछने, जांच हिस्ट्री पूछ के एग्जामिन करके ओवरऑल क्लिनिकली एग्जामिनेशन से भी काफी ये क्लियर होता है. फिर कि और कोई छुपे वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनके लक्षण नहीं है बट क्या कुछ है कि जो दवाई से रिएक्टिवेट होने का कोई चांस है क्या. तो बेसिकली इतना हम स्क्रीन करते हैं कि वायरल और ये वायरल हेपेटाइटिस और टीबी का स्क्रीनिंग करके देखते हैं. अगर किसी में एक्टिव टीबी नहीं है और लेटेंट टीबी आता है पॉजिटिव और ऐसा लगे कि एंटी-TNF देना जरूरी है, पेशेंट इज क्वाइट सिम्टोमेटिक, बाजदाई इज हाई एंड बाकी सब तो चल ही रहा है, तो फिर लेटेंट टीबी की दवाई शुरू करते हैं और फिर एंटी-TNF भी कंसिडर की जा सकती है और करते हैं. और दिस इज व्हाट वी डू. सो मेनली ये दो हैं. बाकी साइड इफेक्ट में मेजर जो लोकल है कि आप इन्फ्यूजन लगाओ तब देखो, वो सब इन जनरल फॉर ऑल इंजेक्शंस रहता है. तो वो सब डॉक्टर की सुपरविजन में एडमिट हो और जहाँ पे कॉमन स्टाफ ट्रेंड है बायोलॉजिक्स के लिए वो ले, वो सब चीज़ें हेल्प करती है. और बायोलॉजिक्स के लिए जो मेन एप्रीहेंशन रहता है कि उसके साथ क्या बदलाव आएगा मेरी जिंदगी में, मुझे क्या बहुत ध्यान रखना है, तो महंगी दवाई है एंड बिकॉज इट इज नॉर्मल नेचुरल, आप डिस्कस करते हो कि सडनली स्टेप अप हुआ है ट्रीटमेंट में क्या है. सो द बेस्ट पर्सन जो आपके डाउट क्लियर कर सकता है वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट है. तो आराम से टाइम लेके जाओ, टेल देम आई हैव क्वेरीज, माइंड क्लियर करना है, डिस्कस करो जो भी डाउट है, बिकॉज वो यूज करते हैं, उनको सबसे ज्यादा मालूम है कि बायोलॉजिक्स में क्या अधिक ध्यान रखना है. सो जैसे खाने पीने में बहुत नहीं रहता है कि वैक्सीनेशन का क्या है, तो ज्यादातर हम लाइव वैक्सीन मना करते हैं जब एंटी-TNF रेगुलर चल रहा हो. बाकी वैक्सीनेशन में बहुत प्रॉब्लम नहीं आता है और इनफैक्ट निमोवैक्स वगैरह रेकमेंड भी है कि आप वैक्सीनेशन कराएं, बायोलॉजिक्स पे हैं तो. एल्कोहल अवॉइड करें. प्रेगनेंसी फीमेल एज पेशेंट्स बेस्ट है कि आप डिस्कस करें आपके रूमेटोलॉजिस्ट के साथ, प्लान करें. जैसे सर्टोलिजुमैब मैंने कहा वो तो अप्रूव्ड है इन द एंटायर प्रेगनेंसी. सारी TNF ब्रेस्ट फीडिंग में भी अप्रूव्ड है और ज्यादातर फॉर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्राई करते हैं कि बंद करें. सो बेस्ट थिंग इज कि आपकी बीमारी की स्टेबिलिटी अचीव हो, रेमिशन में है बीमारी, रेमिशन यानी एकदम नहीवत फेज में है बीमारी, और फिर प्लान करके प्रेगनेंसी करे, क्योंकि दवाइयों की जरूरत तब कम रहती है तो और कोई इश्यू ना हो. तो वो डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ. और दूसरा कि लॉन्ग ट्रैवलिंग में डिस्कस करें, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस हैं इंटरसेप्ट या एडेलिमुमैब, वो आइस बॉक्स में रखना जरूरी है, एटलीस्ट उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है. तो आप लंबे डिस्टेंस के लिए जा रहे हो तो आइस बॉक्स कैरी करना, वो सब बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, बट डिस्कस करो. 2-3 महीने के लिए जा रहे हो, वहां पे जाके फिर यू ट्रांसफर टू अ फ्रिज एंड एवरीथिंग. तो ये सब डे टू डे स्मॉल थिंग्स, समथिंग दैट आई जस्ट थॉट की माइट कम. बट इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में हैं, तो वी कैन डिस्कस. और कुछ डॉक्टर आधार, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, कुछ अगर? मैम आपने सब कुछ कवर कर ही दिया है काफ़ी अच्छे से. एंटी-TNF के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा भी कुछ है नहीं कहने के लिए. ओके सर. Adhar sir, we will start with your discussion and then we'll take up question answers. सभी को बहुत नमस्कार.
अम्मी जी और अंतर्ध्वनि का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया है कि हम मरीजों से अच्छे से वार्तालाप कर पाए, जहाँ ये कुर्सी मेज का डिफरेंस ना हो, कौन इस पार कौन उस पार। जैसा कि अल्पना मैम ने बड़ी अच्छे से बताया है कि बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं एंटी टीएनए, परंतु भारत में इंश्योरेंस कवरेज है नहीं, इंश्योरेंस से मिलती नहीं है, और आउट ऑफ पॉकेट यानी अपनी जेब से खर्चा थोड़ा भारी पड़ता है। इसलिए मैं जरा थोड़ा सा पुरानी दवाइयों के बारे में बात करना पड़ेगा। यानी हम लोग एनसेड्स कहते हैं और आप लोग पेन किलर कहते हैं। तो बहुत कॉमनली हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हम बचपन से खाते आ रहे हैं, चोट के लिए, बुखार के लिए। क्रोसिन है, वोवरान है, डाइक्लोफेनाक है, नाइस है। ये सब नाम तो ऐसे जो हम जब तक व्यस्त होते हैं 18-20 साल तक कभी ना कभी चोट लगती है, गोली खाते हैं। तो एक हमेशा एक ये सवाल होता है, जैसे मरीज को हम कहते हैं कि साहब आप एनसेड लें, तो यही एक सवाल सामने से आता है कि क्या आप हमें पेन किलर क्यों दे रहे हैं। तो एनसेड माने कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ये दवा स्टेरॉइड नहीं है। अभी कोविड के बाद, ब्लैक फंगस के बाद हम सब बड़ा डरते हैं, स्टेरॉइड स्टेरॉइड स्टेरॉइड, बड़ा पॉइजन सा सुनाई देता है दिमाग में। तो ये नॉन स्टेरॉइडल है। दूसरा है एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी शरीर में सूजन कम करने वाली। जैसा कि मैडम ने बताया कि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के कॉमन सिम्टम है, अभी सुबह उठ के जकड़न बहुत होती है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं ये सर्च करके पड़ा हुआ है। हम कहते हैं जी सब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के मार्कर हैं। एमआरआई अगर कराया गया तो उसमें भी यही बताया जाता है कि भाई आपके कूल्हे या पीछे की हड्डी के अंदर सूजन आई पड़ी है। तो ये दवाइयाँ सूजन की विरोधी हैं, यानी सूजन कम करती हैं। ड्रग्स माने की दवाई। तो हम पेन किलर और एनसेड्स का फर्क समझें। जब एक रूमेटोलॉजिस्ट आपको एनसेड देते हैं तो दो कारणों से देते हैं। एक कारण तो हमेशा दर्द निवारकता है, ये जो मरीज दर्द से परेशान है उसका दर्द दूर होना बहुत जरूरी है। साथ ही हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस दवाई के साथ आपके शरीर के जोड़ों में सूजन में भी फर्क पड़ेगा। इसलिए जब आपको डॉक्टर देते हैं तो बहुत ही सोचा समझा सा काम है, ब्लाइंडली नहीं दिया जाता है। दूसरा एक सवाल अक्सर जो मेरे से मरीज पूछते हैं कि भाई हम लंबा लेंगे तो क्या होगा, कहीं किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी। मेरी दादी थी या नानी थी, मौसी थी, 10 साल से लेती थी, अब उनके गुर्दे खराब हो गए हैं, कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी। उसका बड़ा सीधा सा जवाब है। इसका जवाब भी पिछले सवाल की तरह है, क्योंकि ये दवाइयाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो धीरे धीरे वक्त के साथ इनकी ज़रूरत कम पड़ती है। आपकी दादी नानी जो घुटने के दर्द के लिए अक्सर लिया करती हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो सूजन वाली बीमारी नहीं होती, उसमें वो सिर्फ दर्द निवारकता होती है। दवाई लेते हैं दर्द जाता है, दवाई नहीं लेते दर्द नहीं जाता। इसलिए मनुष्य लेता जाता है और वक्त के साथ खुराक बढ़ाता जाता है। जबकि हमारे जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं, पहले हम इन्हें लगातार देते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस थेरेपी। उसके बाद हम इन्हें सिर्फ मांगने पे कहते हैं, यानी ऑन डिमांड, यानी आपके साथ दर्द अधिक है तो लें, दर्द नहीं है तो मत लीजिए। तो इसलिए बहुत लंबी दवाई आज की डेट में हम इसको देते नहीं है। धीरे धीरे वक्त के साथ काफी अच्छी संख्या में मरीजों को बहुत फायदा रहता है। परंतु फिर भी एक बात समझना बहुत जरूरी है कि दवा उतनी ही लें और उसी तरह से लें जैसे बताई गई है। चाहे आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो आपको बताते हैं दवाई कैसे लेनी है। जैसे अगर हम नॉर्मल प्रिकॉशंस की बात करें तो कोई भी NSAID या दर्द की दवाई कभी भी खाली पेट नहीं लेनी। खाली पेट लेने से पेट में जलन, छाले पड़ने की संभावना रहती है, इसलिए हमेशा खाने के बाद। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर हमें किसी भी तरह की गुर्दे की या दिल की समस्या है तो हमें अपने डॉक्टर को बता के संपूर्णतया सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या ये दवा मेरे लिए सेफ है। तीसरा, कुछ मरीजों को दवाइयों से एलर्जी होती है। एलर्जी माने ये नहीं कि दवाई खाने से पेट में हल्का गड़बड़ लगता है, वो तो बहुत लोगों का लगता है। एलर्जी बोले तो दवाई ली तो या तो शरीर पे लाल निशान आए, या दफ्फड़ पड़ी यानी कि उभराव सा आया, या बहुत ज्यादा खुजली पड़ी, किसी तरह के निशान पड़ गए, कहीं छाले पड़े। तो यदि आपको कभी भी किसी भी पेन किलर से एलर्जी रही है तो उसको नोट करें, और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं
चाहे वो पुराना डॉक्टर हो चाहे नया डॉक्टर हो, चेंज हर बार सुनिश्चित करें कि ये बात ध्यान में है कि मुझे इस दवा से एलर्जी है। चौथा एक सवाल अक्सर जो मेरे मरीज एटलीस्ट मेरे से पूछते हैं या जयपुर राजस्थान में, वो यही होता है कि साहब मैं पहले वोवरॉन ले रहा था, अब मैं ये इटोशाइन लूं, या मैं पहले इंडोकैप ले रहा था। मेरा इन दवा कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये सबसे कॉमन नाम है। तो इसका बड़ा सिंपल सा सब जवाब है, जो दवाई आपको सूट कर रही है मिनिमम डोज में वो आपके लिए अच्छी है, जो आपको नुकसान नहीं कर रही है वो अच्छी है। परंतु आज की डेट में हम वोवरॉन या डाइक्लोफेनाक या डाइनापर इनका प्रयोग थोड़ा सा कम करते हैं। इटोरिकॉक्सिब जो इटोशाइन, न्यूकॉक्सिया, इटोविन, इटॉस नाम से आती है, इनका प्रयोग थोड़ा अधिक करते हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा सेफ्टी प्रोफाइल बेहतर है। वैसे भी हम सीमित वक्त के लिए देते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया कि आपने 4 हफ्ते तक दर्द की दवाई ली, एक ली फिर दूसरी दे गई, आराम नहीं है तो दवाई बदल दी जाती है। तो एक अनिश्चितकालीन दवाई नहीं दी जा रही है। फिर भी हमेशा अपने डाउट क्लियर करके रहें। जहां तक हो सके 2 दर्द की दवाइयां एक साथ ना लें। 2 NSAIDs यानी कि मान लीजिए न्यूकॉक्सिया है और साथ में आप वोवरॉन ले रहे हैं, दोनों को एक साथ लेना थोड़ा खतरे से खाली है। और किसको दवाई लेती है? जिन्हें भी प्लेटलेट की बीमारी है, जिन्हें कभी खून की उल्टी हुई है, जिन्हें आसानी से ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, आसानी से चकत्ते पड़ते हैं, यदि आपको तेज बुखार है, यदि आपको दस्त लगे हुए हैं, खूब ज़्यादा उल्टियाँ लगी हैं, तो हमें इन दवाइयों को कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बात अक्सर जो एंकाइलोजिंग के मरीजों को होती है कि साहब हम हर बार जाते हैं, हमें एक ही दवाई वापस लिख देते हैं, तो अब क्यों जाना, हम अपने आप ही ऊपर नीचे कर लेते हैं। बात तो एकदम ठीक है, परंतु आपकी विजिट जो होती है, खासकर जैसे जिन मरीजों को एनसेड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो कई बार आगे की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें हम एक तरह से कह सकते हैं वेल पेशेंट विजिट है, यानी कि डॉक्टर इस बात पे नजर रखते हैं कि कहीं दवाई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही। जितना डर आपको एज अ मरीज लगता है कि मुझे साइड इफेक्ट ना हो, उससे कहीं ज्यादा डर आपके डॉक्टर को लगता है कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ऐसा नहीं है कि मामूली सी गोली है, इसका एक बहुत मेजर रोल है। तो काफी वक्त तो यही मान्यता थी कि अगर हम लगातार पेन किलर दें या NSAID दें तो हमारी इवन हड्डियों में भी बहुत सारा फायदा मिलता है। परंतु कुछ मरीज होते हैं जिन्हें इन दवाइयों से फायदा नहीं मिलता, तो उन्हें हम अगली लाइन की दवाइयां देते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है सल्फा सालाजीन या जैसे मैंने नाम लिए वो भी हैं, जो साजो, सास, सल्सीज, सालाजार इन नामों से प्रमुखता संपूर्ण भारत में मिलती है। इसका प्रयोग हम अक्सर सबसे ज्यादा तब करते हैं जब आपके रीढ़ की हड्डी के अलावा बाकी जोड़ों में दिक्कत है, माने कि घुटने में सूजन है या एड़ी में दिक्कत है या पाँव की उंगलियों में सूजन है या कलाई में सूजन है या आपकी कोहनी में सूजन है, तब इसके इस्तेमाल थोड़ा अधिक करते हैं। कई बार हमें रीढ़ की हड्डी के दर्द में भी दवाई देनी पड़ती है क्योंकि कई मरीज के लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो महंगी वाली एंटी-TNF ले पाए, परंतु एनसेड से काम नहीं चलता तो एक तरह से एक बीच का रास्ता निकाल के दवाई हम देते हैं। इस दवाई का भी सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इस दवाई में जो ध्यान रखने की सबसे नंबर 1 चीज है वो है कि अगर आपको कभी भी किसी भी सल्फा ड्रग से एलर्जी रही है तो ये दवा कतई न लें। सल्फा ड्रग जो हमने सबने या हमारे माता पिता ने या 40, 50 या 60 वर्ष के लोगों ने जो पहले खाई है, वो सेप्ट्रान नाम से गोली आती थी, क्योंकि पहले एक बहुत ही प्रमुख तरह की एंटीबायोटिक थी, गला खराब हो या कुछ भी हो सबसे ज्यादा वही इस्तेमाल करते थे। अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पे भी उपलब्ध है और हमारे काफी सारे बायोलॉजिकल के मरीज भी लेते हैं। परंतु यदि आपको कभी सल्फा ड्रग से एलर्जी रही है तो आपको सल्फासालाजिन नहीं लेनी चाहिए। और ये चीज अगेन जैसा मैंने पहले भी कही, हमें हमेशा बतानी है। क्या होता है कि हमारे अभी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स उतने बढ़िया नहीं है, तो आपने पहली बार बताई तब भी 6ठी 7वीं विजिट तक 1.5-2 साल बाद तक बात भूलने का चांस रहता है। और ये चांस अपने को दोनों को मिनिमाइज करना है, डॉक्टर को भी पेशेंट को भी। तो सल्फर ड्रग एलर्जी अगर रही है या हमें कोई डाउट रहा है रहने का, तो हमेशा ये बताना चाहिए। इस दवाई के जो मुख्य साइड इफेक्ट है वो है, कुछ लोगों को शुरुआत में पेट में दर्द, गैस, घबराहट होती है, इसलिए डोज को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं।
पहले 500 देते हैं, फिर धीरे धीरे 1000 करते हैं, फिर सुबह शाम करते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस इसलिए ताकि भी दवाई को आप अच्छे से टॉलरेट कर पाए, क्योंकि टॉलरेट करेंगे तभी आप आगे ले पाएंगे। अगर टॉलरेट नहीं करेंगे तो दवाई छूट जाएगी और एक और अच्छी दवाई हमारी किनारे हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है, एक टेस्ट होता है G6PD, जिसे हम मेडिकल भाषा में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ये शरीर में एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण सिपाही है जो कुछ चीजें तोड़ने और बनाने का काम करता है। यदि आपके शरीर में G6PD की कमी है तो आपको सल्फासालाजिन नहीं लेनी चाहिए। ज्यादातर आपके डॉक्टर इस चीज के लिए टेस्ट कराते हैं देने से पहले। आप जब जाएंगे तो CBC SGPT के साथ एक G6PD भी लिखा जाता है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि अगर इस चीज की हमें कमी हो तो हमें सल्फासालाजिन नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद आती है बात मीथोट्रेक्सेट की। तो मीथोट्रेक्सेट हमारे रोमैटिक गठिया, जिसे राजस्थान में गठिया बाई कहते हैं, बाई की बीमारी कहते हैं, उसकी नंबर 1 दवाई है। परंतु ये एंकाइलोजिंग के अंदर उतनी तगड़ी दवाई नहीं है जब तक कि आपको आंखों में दिक्कत है। इसे मैडम ने यूवियाइटिस बताया था कुछ देर पहले, यानी आंख में दर्द होना और लाली होना, कभी एक आंख में कभी दूसरी आंख में, निरंतर ये प्रोसेस चलता रहता है। उस चीज के अंदर ये दवाई बहुत काम करती है। मेरे ख्याल से हमें इतना काफी है। अब हम सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं। मैडम अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। अल्पना मैम, आपको कुछ इसमें ऐड करना है? नहीं, बहुत सिंपल अच्छे तरीके से आधा समझा। ओके, आई विल टेक अप द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है, प्लेसिबो गोली भी इफेक्टिव है एंगस्पॉन में, तो उसका मतलब क्या है? पेशेंट को समझना है कि व्हाट इज प्लेसिबो। अल्पना मैम। ओके, प्लेसिबो का मेडिकल में मतलब है कि जैसे कि सेम तकलीफ दो पेशेंट्स को हो, एक को आप दर्द है, दोनों को दर्द है, एक को आप दर्द की गोली दो और एक को आप दर्द की गोली नहीं बट उसमें से कुछ जस्ट जैसे शुगर का दिया है या कुछ जो दर्द पे काम नहीं करती, ठीक है, और आपको दो। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है, पहले दर्द की गोली को वाले पेशेंट को तो रिस्पॉन्स आ रहेगा, लेकिन दूसरी कैटेगरी जिसको हमने प्लेसिबो दिया, जिसमें दर्द की गोली नहीं थी, शायद शुगर की गोली थी या कुछ भी, जस्ट रिप्लेसमेंट, ऐसा लगना कि मैंने गोली खाई है, तो वो उससे भी पेशेंट को चांस है कि ठीक हो सकता है, दर्द कम हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्लेसिबो। यानी कि आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स। आधार कुछ ऐड कर सकते हो कि हिंदी में क्या? इसे हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहते हैं। हाँ, वही लिटिल साइकोलॉजिकल। हाँ, सो तो ये जस्ट फील करना कि मैंने गोली खाई है, मुझे ठीक हो जाएगा या जो भी कहो, बट 25% चांस है कि वो शुगर की गोली भी दर्द ठीक कर सकती है, तो इसको हम प्लेसिबो कहते हैं। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आधार सर है, द पेशेंट इज सेइंग कि वो, आई एम ट्रीटिंग माय पेन विद इंडोकैप SR 1 टैबलेट एवरी डे। इट हैज बीन मोर देन अ ईयर कि वो पेशेंट ले रहे मेडिसिन। इज इट फाइन टू टेक द मेडिसिन? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये बड़ा वेरिएबल है। कुछ लोगों को तो 1 हफ्ता लेने के बाद भी दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग 2, 3, 4, 5 साल भी लेते हैं। परंतु अगर 1 वर्ष बाद भी इन्हें रोज दवाई लेनी पड़ रही है दर्द की, तो ये सही वक्त है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और ये एवेल्युएशन हो कि इन्हें सल्फासालाजिन या मिथोट्रेक्सेट या एंटी TNF दिया जाए। इतनी अधिक दवाई की आवश्यकता पड़ना डेली बेसिस पे रोज, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। और इसीलिए एटलीस्ट एक CBC क्रिएटिनिन SGPT तो होना ही चाहिए देखने के लिए कि भाई अभी स्थिति क्या है, क्या अभी स्थिति ठीक है। परंतु ये सेल्फ ट्रीटमेंट थोड़ा सा दिक्कत में ही हो सकता है। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, साजो रेकमेंड किया है पेशेंट को, बट उनको बहुत गैस्ट्रिक पेन हो जाता है, तो एंड ही वाज डिटेक्टेड एंगस्पॉन इन 2012, तो उनको क्या करना चाहिए? अल्पना मैम। ओके,
साजो गोली से जो सबसे दो कॉमन प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस में देखते हैं, एक है कि एसिडिटी होना, पेट में दर्द होना, गोली खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, और दूसरा रैशेस जो डॉक्टर आधार ने बताए थे। सो अगर आपको वो दवाई सूट नहीं करती है और लो डोज से चालू किया, 500 ग्राम मिलीग्राम से चालू किया, 1 ग्राम, या दवाई स्टेप अप करने पे बढ़ रहा है, तो जिस डोज पे मैं दो चीजें करती हूँ कि जैसे कुछ पेशेंट्स को 1 या 1.5 ग्राम दे तो ठीक रहते हैं, 2 ग्राम किया तो ऐसा लगता भी पेट एसिडिटी हो रहा है। तो जो डोज सूट करता है या तो उस पे रहे, या फिर बिल्कुल ही सूट नहीं करती है कि 500 मिलीग्राम भी लो और मुझे तो नहीं ही ठीक हो रहा है, पेट में बहुत दुखता है, एसिडिटी, कभी उल्टी हो जाती है, तो फिर देन वी हैव टू डिसाइड कि ये दवाई पेशेंट को नहीं सूट कर रही है, इसका विकल्प क्या है। ठीक है, सो आपको किस डोज पे है, डोज बढ़ाने पे दिक्कत है या बिल्कुल एक गोली भी नहीं पा रही है, उस हिसाब से तय करें कि आपको नहीं सूट कर रही है तो अभी कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव इसका सोचें। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ patient has had a long history with stomach issues, मतलब almost childhood से, so however lately liver fatty and 6 months of medicine, like he's facing that heavy breathlessness, and his family, I think his brother is having HLA-B27 positive. So do we see a possibility of wrong part taken? Can this breathlessness be cause of AS? He wants to confirm कि भाई उनको HLA-B27 है या नहीं. देखिए, HLA-B27 एक जेनेटिक टेस्ट है, यानी आनुवांशिक है जिसे हम कहते हैं। तो यदि भाई को है तो काफी संभावना इन्हें भी होगा, परंतु कि HLA-B27 होने का मतलब यह है कि एंकाइलोजन होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, अगर बचपन से लेकर अब तक पेट की दिक्कत रही तो दो संभावनाएं हैं, या तो इन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी कि जिसके अंदर खाना खाते बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े, या पेट कभी फूला, कभी दर्द, कभी कब्ज, कभी दस्त ऐसा महसूस हो। अगर इतने लाइन से दिक्कत है और कुछ भी और शरीर को नुकसान नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा वही होता है। कई बार गेहूं एलर्जी की भी प्रॉब्लम होती है जिसमें ये सब होता है। परंतु अगर हम बात करें कि क्या एएस के अंदर सांस फूलना एकदम नॉर्मल है, तो जिनको एडवांस डिजीज है जहां रीढ़ की हड्डी एकदम टाइट पड़ गई है, सारे जोड़ टाइट पड़ गए हैं, सब जोड़ आपस में चिपक गए कि भाई हिल भी नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, और सांस भी पूरा नहीं ले पा रहे, तब भी हम वहां पर भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बैठे बैठे सांस फूलेगी। तो इसको ये कह देना कि ये सिर्फ एएस की वजह से, ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसमें देखना जरूरी है पहली बात तो कि भाई सही में इनके जोड़ों में सूजन है भी या नहीं है, और मान लो कि सूजन है तो सांस फूलने के क्या कारण है, भाई फेफड़े में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, आखिर कहीं तो कुछ समस्या है। तो इसको कह देना कि ये एएस की वजह से बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, और ये सही नहीं रहेगा। Correct. And sir, continuation में question है that due to the breathlessness thing, और कोई problem हो सकता है, because he is not sure he is having AS or not. So what care should he take कि वो breathlessness कम हो थोड़ा? सबसे पहले तो मैडम इनको अपने नजदीक के किसी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मान लीजिए अगर इस ऐसे शहर में है जहाँ रोमेटोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है तो किसी फिजिशियन के पास जाएं, वो एक बार देखें तो सही भी दिक्कत क्या, ऐसा हो सकता है बीपी की दिक्कत हो सिर्फ, या वजन ही ज्यादा बढ़ा। तो ये एक कट शॉर्ट आंसर ढूंढ के थोड़ा गलत तरफ जा रहे हैं, राह थोड़ी ठीक नहीं है। Correct. Okay. Then there is a question. Do government finance biologics? I am very afraid of it and it's expensive. Can you share price of various biologics and TNF blockers in India? And what is the financial aid we get? Alpna ma'am? ओके, मेडिकल कॉलेजेस जैसे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अलग है, ऐसा कॉमन नहीं है कि सब कॉलेज में मिलेगा। जैसे गुजरात की बात करूं तो बिकॉज अहमदाबाद में एक डिपार्टमेंट रूमेटोलॉजी का सेटअप हुआ है, तो वहाँ पे कुछ बायोलॉजिक्स अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है। शायद रिटुक्सीमैब मिलता है, टीएनएफ इजीली नहीं मिलता है, बट बायोलॉजिक्स इजीली सूरत में जहाँ मैं हूँ गवर्नमेंट में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ज्यादा है, दैट इज ट्रू। हालांकि अभी नई जो बायोसिमिलर्स आई हैं उसमें कॉस्ट अभी भी रिडक्शन है, शायद लेटर ऑन थोड़े इयर्स में और भी प्राइजेस इम्प्रोवाइज हो, और आई थिंक हमारा इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन भी इसको
काफी अच्छे से दे हैव टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन और इसका देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं. सो एक ये डेफिनेटली है कि कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं इंक्लूडेड है. सो इनफैक्ट हम इंडियन रूमेटोलॉजी का ये एक पॉइंट है टू प्रेजेंट टू द गवर्नमेंट कि ये होना चाहिए पेशेंट्स के लिए. Right. Next question is, what are the risks of interchanging biologics if the present biologic stops working? Adhar sir. ऐसा रिस्क नहीं है जी. अगर आपको एक पे काम नहीं चल रहा तो आपके डॉक्टर दूसरे पे डालेंगे ही. दोनों एक साथ लेना थोड़ा खतरनाक काम है, और एक के बदले दूसरा जब तक आपके डॉक्टर दे रहे हैं तब तक ठीक है. जब तक आप खुद बैठ के डिसाइड करें तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक नहीं काम करता तभी दूसरा देते हैं, इसीलिए इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है. उसका तरीका वो है कि सर आप पहले एक से शुरू करो, फिर दूसरे पे, जब वो नहीं काम करे तो तीसरे पे जाइए. ऐसे कोई ऐसा रामबाण तरीका नहीं है कि अपन सबसे पहले ये दे देते तो बेस्ट रहता और ये दे देते तो ठीक नहीं रहता. ये इंटरचेंजेबल नहीं है. आपको एक दे रहे हैं, वो अच्छा चल रहा है तो वही लेते हैं. एक दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा तो दूसरा लें. क्योंकि क्या है, थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, थोड़ा बहुत शरीर भी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. आपने सोचा एक हफ्ते तो मैं अडालीमैब ले लूँ, अगली बार इन्फ्लिक्सिमैब ले लूँ, तीसरी बार गोलीमैब ले लूँ, चौथी बार फिर अडा ले लूँ, तो संभावना ये रहेगी कि 1-2 साल में आप पे कोई भी काम नहीं करेगी. तो इंटरचेंजेबल नहीं है, परंतु अगर एक नहीं काम कर रहा तो दूसरा दिया जा सकता है. वो एक अप्रूव्ड स्ट्रेटेजी है और सब विश्व में वैसे ही किया जाता है. सर कंटिन्यूएशन में है कि हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि मुझे ये बायोलॉजिक मेरे बॉडी में काम नहीं कर रही है, एंड व्हेन व्हाट इज द डिसाइडिंग वो फैक्टर या बैरोमीटर? बिल्कुल एक उचित सवाल है. तो इसके लिए साहब ब्लड टेस्ट नहीं होता. इसके लिए एक चीज होती है जिसे हम बासडाई कहते हैं, जैसे मैडम की स्लाइड में था बासडाई मोर देन 4. बेसिकली बाथ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स, बड़ा एक विदेशी सा नाम है, बड़ा एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है. आपसे आपके डॉक्टर हर विजिट पे कुछ सवाल पूछते हैं. पिछले एक हफ्ते में आपको रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी में कितना दर्द रहा, पिछले एक हफ्ते में आपको इस दर्द से कितनी थकान रही, पिछले एक हफ्ते में कहीं आपको दबाव डालने से दर्द पड़ता था क्या, पिछले एक हफ्ते में आपके घुटने में, कोहनी में या एड़ी में कहीं दर्द रहा क्या, सुबह के टाइम जकड़न कितनी देर रहती है और कितनी तीव्रता की रहती है. और ये हम 0 से 10 के स्केल पे आपसे पूछते हैं. इससे हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं. यदि वो स्कोर दवाई लेते लेते बढ़ रहा है, एक तो वो चीज़ है, वो तो हमारे डॉक्टर का प्रेफर. आपका ये है कि सपोज आप दवाई ले रहे थे और आपको रिलीफ मिल रहा था, अब आप दवाई ले रहे हैं पर आपको फिर दोबारा सुबह के टाइम उतनी ही जकड़न हो रही है, उतना ही दर्द हो रहा है, जोड़ों में सूजन आ रही है, तो बहुत संभावना यह है कि दवाई ने शायद काम करना बंद कर दिया. Right. Next question is, does Angstpond affect rib cage in long run? हाँ, करता है. जिसको हमने कहा था कि एंथेसाइटिस, यानी कि हमारे पसलियों के ऊपर जो मसल्स हैं, पसलियां बोन्स हैं, रिब्स हैं, उसमें अटैच होती है. तो ये एक प्रकार का जो दर्द होना लंबे टाइम से, कि लंबा सांस लूं और ले ही ना सकूं, छींक तो मैं खा ही ना सकूं, पसली में, पीछे स्पाइन में, साइड में इतना दर्द होता है, लंबा खांसी आए तो सहन ही नहीं कर सकूं, इतना दर्द होना. तो ये पसलियों का दर्द एंथेसाइटिस, ये बार बार होना. और रीढ़ की हड्डियों के जो अपना स्पाइन के जोड़ है उसमें ये बीमारी सूजन लाती है. और इन स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जो एंकिलोज होते हैं, यानी जिनमें ये हड्डियों जुड़ने लगती है ओवर लॉन्ग टाइम, काफी सालों में, सब लोग एंकिलोज नहीं होते हैं, बट जो एंकिलोज होने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे चेस्ट का एक्सपेंशन कम हो जाता है. यानी छाती को आप मैक्सिमम लंबा सांस लेके फुलाओ फिर छोड़ो, तो आप इंची टेप से नापिए तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा फुलावा दिखना चाहिए. तो ये चेस्ट एक्सपेंशन एडवांस्ड एंकिलोजिंग पेशेंट्स में कम हो जाता है. और इन जिनका ये चेस्ट एक्सपेंशन कम होता है, उनको एडवांस पेशेंट्स को ज्यादा श्रम करने पे सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है, छाती में, पसलियों में दर्द, पैरास्पाइनली, स्पाइन के आजू बाजू मसल्स में दर्द की दिक्कत भी रहती है.
Okay. Next question is why there is weight loss when I'm taking Angspon medicines. It is not mentioned कि whether he's on biologics or what medicines the patient is taking. So नॉर्मली एंगस्पॉन मेडिकेशन पे वेट लॉस होना नहीं चाहिए अनलेस आपको पहले किसी ने स्टेरॉइड खिलाए हैं और आपका वजन ज़्यादा फूल गया था और वो स्टेरॉइड विड्रॉ हुआ है तो आप नॉर्मल वेट पे आ रहे हैं। बल्कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एंगस्पॉन में कई बार पेशेंट्स को वेट लॉस होता है क्योंकि ये ESR CRP बहुत हाई होता है तो एक तरह से कहते हैं खाना लग नहीं रहा शरीर को। जब हम दवाई देते हैं तो वो ESR CRP नॉर्मल हो जाते हैं, खाना लगना शुरू हो जाता है, तो वेट नॉर्मलाइज हो जाता है। पर अगर दवाई लेते हुए खासकर अगर एंटी TNF ले रहे हैं और सिग्निफिकेंट वेट लॉस है तो इन्हें अपने डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगी या कोई और समस्या तो नहीं है। correct. Next question is please suggest and diet for Angspon patients. The patient is he is HLV 27 positive. वो साजो 1000 mg twice a day ले रहे हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. But taking साजो 2000 mg per day, he is having some problem. Sometimes उनको लूज मोशंस होते हैं. गैस एंड इरिटेशनल बाउल syndrome, I think bowel irritation होता है. So please suggest some medicine along with Sazo 2000 mg so that I feel better. ओके ऐसी साइंटिफिकली कोई अप्रूव्ड डाइट नहीं है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करती है. कुछ रिसर्च डाइट्स हैं जो हाई स्टार्च वगैरह, बट वो ऐसी अप्रूव्ड गाइडलाइंस में तो नहीं आई है. अभी इनको साजों से पेट में गड़बड़ी हो रही है. द अदर थिंग नीड टू नो कि अगर आपको बार बार दस्त हो रहे हैं, पहले पेट ठीक था साजों से में सालों ठीक था, पर अभी कुछ महीनों से अगर बार बार दस्त हो रहे हैं, वेट लॉस हुआ है, रिपोर्ट्स में भी खून थोड़ा कम हुआ है या WBC ज्यादा है या CRP भी ज्यादा ही रहता है, तो दूसरा जानना जरूरी है कि क्या इनको अतड़ी पे भी बीमारी की असर है. सो अगर ये नहीं है और सिर्फ दवाई से दिक्कत है, दवाई के कारण एसिडिटी हो रही है, तो फिर या तो उसका डोज एडजस्ट करें और साथ में थोड़े टाइम एसिडिटी की गोली का कॉम्बिनेशन लेके देखें, ये कर सकते हैं. सो अगर परसिस्टेंट दस्त है, थोड़ा वजन कम हुआ है, रिपोर्ट्स में भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर आप कोरोमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है. वो शायद एग्जामिन करके पूछ के सजेस्ट करें कि पेट के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है क्या. ओके. Okay. Next question is patient का current ESR is 5 and CRP is 2.5. I am taking Ayurvedic treatment for Angspon. Last year I had pain in all my joints except for spine and neck. Now the pain goes away through yoga and Ayurvedic treatment. But now I am having pain in my neck and lumbar region. And my physiotherapist says कि मेरा लंबर के 2 वर्टिब्रे आपस में चिपक गए हैं, जिस वजह से उस रीजन में टाइटनेस फील हो, like he feels tightness. So what should I do now? Which treatment should I follow? Adhar sir. थोड़ा स्पष्ट है मैडम एक्चुअली उनकी कि एक्चुअली क्या हड्डी आपस में चिपकी है नहीं चिपकी ये एग्जामिनेशन से नहीं पता लगता. नॉर्मली हम कोई एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में भी समझ नहीं आता तो MRI कराते हैं, कई बार CT स्कैन कराते हैं. अब ये कैसे वो पता लग पा रहा है तो ये जरा थोड़ा मेरे लिए समझ पाना मुश्किल है. अगर ये सर 5 है और ये CRP 2.5 मिलीग्राम पर लीटर में है तो ये अच्छी बात है, सूजन नहीं है. कई बार होता है काफी सारा एंगस्पॉन पेशेंट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ योगा या एक्सरसाइज से वो अपना डिजीज बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, तो ये तो एक एक्सपेक्टेड है. हम सब देखते हैं कि थोड़ा बीमारी उतार चढ़ाव के कई बार बीच में ऐसे पड़ा हुआ था जब कोई दिक्कत ही नहीं होती. पर अब ये हड्डियां चिपकी है नहीं चिपकी है बिना एक्सरे के तो नहीं समझ सकते. कम से कम इन्हें एक एक्सरे कराना चाहिए और एक्सरे देखा जाना चाहिए किसी के द्वारा कि क्या वास्तव में हड्डियां चिपक रही हैं, उससे डिसाइड हो सकता है. जहां तक रहा बात आयुर्वेदिक की, तो सब हम तो इतने क्वालिफाइड है नहीं कि बता पाए आयुर्वेद ठीक है या खराब है. फिर भी एक CBC SGPT क्रिएटिनिन तो साल में एक बार करा ही लेना चाहिए. साइड इफेक्ट किसी भी दवाई का आ सकता है. और अगर ये सर 5 है अदरवाइज ठीक है तो इतने पे भी चल सकते हैं, पर एक एक्सरे करा के देखना चाहिए कि तकलीफ क्या है. Right.
एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट फिनिश द फुल कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, लाइक मेडिसिन की जो भी कोर्स दिया है डॉक्टर ने कि भी 1 मंथ लेना है, 2 मंथ लेना है, इफ वी डोंट फिनिश इट व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ इट? अल्पना मैम। देखिए, ऐसा फिक्स्ड कोर्स नहीं होता है संधिवात में, रूम एंकिलोजिंग या हमारे दूसरे संधिवात में ट्रीटमेंट लंबी चलती है। ट्रीटमेंट का ध्येय है रेमिशन, यानी कि नहिवत बीमारी का फेज अचीव करना। और ज्यादातर हमारी दवाइयां धीरे धीरे काम करती हैं, जैसे साज है, फोलीट्रैक्स हैं, वो धीरे धीरे एंटी टीएनएफ फास्ट काम करती है। बट बीमारी की जो स्टेबिलिटी है, रेमिशन एक आध महीने में नहीं अचीव होता है, इट टेक्स टाइम। सो जब रेमिशन अचीव होता है, बाद में दवाइयां कम करते हैं, दवाइयां धीरे धीरे बहुत स्लोली कम करती है। ये बहुत पेशेंस रखने का काम है, ऐसा नहीं है कि आज ठीक हो गए अगले महीने से छूट जाएगी, दैट इज नॉट हैपनिंग। सो दवाइयां कम करने का टारगेट है और बीमारी को स्टेबल रखने का टारगेट है। बंद होगी कि नहीं, वो हर एक पेशेंट में बीमारी कैसे है वो देख के तय होती है। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ कुछ महीने लेना पड़ता है, कुछ सालों में। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 2-3 साल हुए हैं, अभी भी दवाई बंद नहीं हुई है। तो आप में बीमारी का जोर कितना है, बीमारी कितनी सीवियर है, दवाई बंद होगी नहीं होगी, ऐसा नहीं। सो शॉर्ट कोर्स जैसा नहीं है, दवाई लंबी चलती है। हम ज्यादातर 4 से 6 हफ्ते में मोस्टली बुलाते हैं, क्योंकि हमारी दवाइयां धीरे काम करती हैं। तो दवाइयों का डोज एडजस्ट हम तुरंत नहीं करते, 1.5-2 महीने में देखते हैं कि दवाई बढ़ाने की जरूरत है या ठीक है, तो उतने पे ही रुके। इसलिए प्रिस्क्रिप्शंस थोड़े बड़े होते हैं, 1-1.5 महीने के, या बहुत स्टेबल पेशेंट्स में और भी लंबे होते हैं कि 2-3 महीने में एकदम स्टेबल है। तो बट ऐसा कोर्स नहीं होता है, आपको वापस जाना है दिखाने आपके रूमेटोलॉजिस्ट को, और आगे क्या करना है वो प्लान समझना है। Okay. Next question is, presently the patient is taking Plumumab 40 mg since last 5 years, but now it is not responding, so have changed it to Scafo, but Scafo is also not working, and before that I was taking Infliximab. तो अब वो क्या करे? एक चीज है कि मैडम स्कैफो थोड़ा बाकी दवाइयों के मुकाबले थोड़ा धीमा काम करती है। तो वो कितने महीने से स्कैफो ले रहे हैं? अगर अभी 1 या 2 इंजेक्शन लगाए हैं तो ये बहुत जल्दी है दवाई बदलने के हिसाब से। अगर 6 महीने हो चुके हैं, 3 से 6 महीने हो चुके हैं और उन्हें भी फर्क नहीं लग रहा, उनके डॉक्टर को भी फर्क नहीं लग रहा, तो हाँ अवश्य फिर दवाई बदल लेनी चाहिए। हम मान के चलते हैं कि जो भी दवाई हम देते हैं एंकाइलोजिंग में, उसको 3 महीने का टाइम चाहिए अपनी कुछ कारगरता सिद्ध करने के लिए। इतना मौका तो देना पड़ेगा। अगर 3 महीने से 6 महीने में कुछ कुछ फर्क है तो फिर भी वेट किया जा सकता है। देखो टार्नेसेप्ट है, गोलीमाब है, एटलीस्ट 2 अच्छे टीके तो उनके पास अभी भी बाकी हैं। तो ऐसा अभी तो है दवाइयाँ, पर मेन चीज है कि अगर स्कैफ को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। स्कैफो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है। करेक्ट। तो सर कंटिन्यूएशन में दैट ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर इफ लाइक ही फील्स इट्स नॉट वर्किंग, और वो खुद से स्टॉप कर सकते हैं इफ इट इज नॉट वर्किंग? डेफिनेटली ही शुड कंसल्ट दिस डॉक्टर। मेरा ऐसा मानना है कि साहब अगर उन्हें आज 5 साल बाद भी एंटी टीएनएफ की जरूरत पड़ रही है तो इनकी बीमारी थोड़ी दिक्कत में ही रही है ट्रीट करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि जो हमने 5 साल में जो पाया है उससे हम खो बैठे। तो डेफिनेटली उन्हें जो भी समस्या आ रही है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, उन्हें डिटेल में आराम से वक्त लेके डिस्कस करना चाहिए कि भाई मैं अगर दवाई ले रहा हूँ तो क्या मैं अभी वेट करूँ या बदलूँ या क्या करूँ। अपने आप बंद करने में समस्या सिर्फ इतनी, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप एक दवाई फिर साइड हो जाएगी आपकी। भाई इन्फ्लेक्शन आप ले चुके, वो आप यूज नहीं करेंगे। एडालीमुमाब या प्लामुमाब आपने ले लिया, अब आपको असर नहीं कर रही है, तो एक बार जरा क्लियर तो हो जाए ना इसकी स्कैफो काम करने के लिए अभी वक्त उतना नहीं मिला। अपने आप बंद करना मैं थोड़ा सुझाव कम दूंगा, कम से कम एक बार बैठ के डिस्कस अवश्य करें। करेक्ट। Next question is, do biologics attack on immune system or it affects the immune system? Alpna ma'am. हाँ, बायोलॉजिक्स का इफेक्ट तो है इम्यून सिस्टम पे। जैसे कि ये टीएनएफ हम बोल रहे हैं, एंटी टीएनएफ। तो टीएनएफ क्या है? टीएनएफ बेसिकली इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है। जैसे सामान्य हम बोलते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम वीक है, स्ट्रॉन्ग है,
इम्यूनोलॉजिस्ट ऐसा नहीं सोचते। इम्यून सिस्टम काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और वो बहुत सारे अलग अलग छोटे प्रोटीन्स के थ्रू काम करती हैं जिनको साइटोकाइंस कहते हैं, और बहुत सारे हैं, कुछ अभी तक हमें मालूम है, कुछ शायद हमें मालूम भी नहीं है, नए सालों में और नए हम जानते हैं। सो रूमेटोलॉजिकल बीमारियों में क्या होता है कि ये साइटोकाइंस का डिसरेगुलेशन होके वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और किसी एक सेल के अगेंस्ट वो इन्फ्लेमेशन लाते रहते हैं, उस पर अटैक करते हैं। जैसे जोड़ों में अटैक करे तो जोड़ों की तकलीफ होती है, आंख की होती है, इसलिए रूमेटोलॉजिकल बीमारी जोड़ों के अलावा और भी ऑर्गन्स में हम देखते हैं। लंग्स की भी आती है, एंकिलोजिंग में नहीं है, बट दूसरी हमारी रूमेटोलॉजिकल बीमारी। मूल बीमारी की शुरुआत इम्यून सिस्टम से ही है। दवाई भी वहीं पे जाके काम करेगी, तभी हम बीमारी को पकड़ पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। TNF बहुत ज्यादा बड़ा होता है जो आगे का इन्फ्लेमेशन कैस्केड ट्रिगर करे और जोड़ों में सूजन लाता रहता है। तो दवाइयां जो TNF को कम करती है तो उस तरह से बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करती है। अभी TNF का अपना भी एक पर्पस था, एक काम था, कुछ इन्फेक्शन से हमको बचाती थी वो। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लेटेंट टीबी क्यों स्क्रीन करते हैं, क्योंकि वो TNF हमें मदद करता है टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने में। तो अगर हम दवाइयों से कम करते हैं तो हमें वॉच करना है कि वो इन्फेक्शन का रिस्क तो नहीं आ रहा है पेशेंट को, इस तरह से। इसी तरह से दवाइयाँ रिसर्च होती है, फायदा दे रही है तो साथ में क्या ऑब्जर्व करना है और क्या नुकसान ला के सकती है, उसका इलाज क्या है, उसका कंट्रोल क्या है, उसका एंटीडोट क्या है, वो सब बैलेंस करके दवाइयाँ बनती है, रिसर्च में आती है, ट्रायल्स में आती है, फिर अप्रूव होती है, US FDA अप्रूवल मिलता है। इम्यून सिस्टम से काम करती है क्योंकि बीमारी भी वहीं से शुरू होती है। दैट इज ट्रू। Okay. Next question is, I am having HLA-B27 positive, and from last 17 years I'm suffering from it. I was on biologics, used Etacept 25 mg from last 1 year, but from last 20 days both knees is totally stiff, unable to bend, and there is a pain from knee to upper joint, and I'm going for urine after 30-40 minutes, especially in night. Just want to know, is it due to AS or something else? Should I consult rheumatologist or any other doctor? Adhar sir. आधे आधे उम्र, एज कितनी बताई इन्होंने? एज कैच नहीं करते, एज नहीं है उनको, AS 17 years से है। क्योंकि हम जेंडर न्यूट्रल बात कर रहे हैं, तो अगर ये He's a male sir, he's a male. देखिए 17 ईयर्स से तो मानूंगा आपकी एज 40s to 50s में होनी चाहिए। 42 he just yes 42 की एज में अगर आपको रात को हर आधे घंटे में पेशाब जाना पड़ रहा है, you have to go to pass urine every 30-40 minutes, then the largest possibility is a urinary infection. Second possibility is a infection of the prostate gland. ये दो सबसे कॉमन कॉज है। तीसरा पॉसिबिलिटी कि आपको डायबिटीज अगर हो गई है तो। चौथी पॉसिबिलिटी है अगर हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिकली आपके पास आसपास अगर रूमेटोलॉजिस्ट है तो उनके पास चले जाएं, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट भी फिजिशियन ट्रेनिंग लेने के बाद रूमेटोलॉजिस्ट बनते हैं, तो ही शुड बी एबल टू हेल्प यू। सपोज आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके लिए रूमेटोलॉजिस्ट के पास जल्दी पहुंचना संभव नहीं है, तो अपने आसपास किसी भी एमडी मेडिसिन वाले फिजिशियन के पास चले जाएं, वो भी यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और किडनी के टेस्ट करा के जान पाएंगे कि आपको ये जो यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घुटने से लेके जॉ तक दर्द हो रहा है, ऐसे यूजुअली एंकल स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सा अनकॉमन है। पर हाँ, डेफिनेटली ये थोड़ी चिंता में बात है, मतलब ये रूटीन कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि अब मिटाने से ले रहे हैं तो ऐसा हो ही जाएगा, तो इसकी जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है। Correct. Next question is, for how much time does SSZ plus MTX give relief? For me, they helped me in slowing down disease progression for 5 years only. Alpna ma'am. सल्फासालाजोपाइरिन और मीथोट्रेक्सेट के साथ हम इतना ड्रग फेलियर नहीं देखते हैं, बट अगेन
इनको क्या तकलीफ है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये दवाइयाँ कहाँ काम करती है, कहीं नहीं करती है। सेंट्रल जॉइंट्स, रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों के पेन में या एंथेसिस के पेन में इतनी कारगर नहीं है। अगर हाथ पांव के पेरिफेरल जोड़ सूजे हैं तो वहां पे ये काम करती है। तो अभी क्या लक्षण दिक्कत दे रहे हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बीमारी अप डाउन करती है, तो कई बार बीमारी का सीवियरिटी बढ़ा है और ये डोज कम पड़ रहा है, या ये दवाइयाँ उतना मदद नहीं कर रही है। तो ये दो चीजें मैं ज्यादा सोचूंगी, न कि दवाई का फेल होना। सालाजार मिथोट्रेक्सेट का रिस्पॉन्स सालों साल आता है। बीमारी का कौन सा सिम्टम्स ज्यादा है, बीमारी का स्वरूप अप डाउन है, उसके अनुरूप दवाइयाँ कम ज्यादा होती है या बदली जाती है। तो अगर सिर्फ गर्दन, पीठ, कमर का पेन है, बैठक की जगह का दर्द है, तो शायद ये दो मदद नहीं करेगी, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट लाइन चेंज हो सकती है। तो उस तरह से रोमेटोलॉजिस्ट से मिले और डिस्कस करें। Correct. Next question is, which medicines do I stop if I'm planning to conceive? Anar sir. तो अगर सपोज ये मीथोट्रेक्सेट ले रही हैं तो बिल्कुल नहीं लेना है, बंद करनी है पहले दवाई। 3 महीना मिनिमम वेट करना है, उससे पहले तो सोचना भी नहीं है प्रेगनेंसी के बारे में। सल्फासालाजिन प्रेगनेंसी में ले सकते हैं अंडर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग चाहिए पड़ेगी। मान लीजिए पहले 6 महीने में एक बार दिखा दी, तो अपने हर 1 से 2 महीने में दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा हमारे एडवर्स इवेंट्स के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। एनसेड्स के बारे में थोड़ा विभाजित मत है, शुरू में लेने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु तीसरी तिमाही के बाद तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगेन ये डिसीजन की दर्द की दवाई देनी है या पैरासीटामोल ही सिर्फ देनी है, वो इनके ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट है, उनको देखना पड़ेगा कि बीमारी का लेवल कितना है। बेसिकली हमारा एक ही प्रिंसिपल होता है कि प्रेगनेंसी में कोई भी अनावश्यक दवाई नहीं देनी है, अति आवश्यक दवाई बंद नहीं करनी है, और आवश्यक दवाई आवश्यकता अनुसार देनी है। एंटी-टीएनएफ एजेंट जिन्हें बीमारी ज्यादा होती है उनको प्रेगनेंसी में देने पड़ते हैं, कंटिन्यू करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये दर्द के साथ प्रेगनेंसी भी बड़ा मुश्किल काम है। पर इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट तो ये है कि भाई मीथोट्रेक्सेट बिल्कुल नहीं लेना है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। उसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है कि इनको कितने साल से दिक्कत है, आज की डेट में कितनी दिक्कत है, कितने जॉइंट इन्वॉल्व है, वो तीनों चीजों से डिसाइड हो। Next question is, can anybody save AS from going to future generation? Can anybody do anything when woman is pregnant before delivery or after with mom or baby to prevent autoimmune happening to baby? One old man, like someone from his locality, has told him that there are some injections and tests which can be done on like the child so that he can be prevented कि भाई उनको AS नहीं हो. Grandson and daughter, just one minute. Please guide. So my mom, correct, this is the question. Okay, so AS के लिए ऐसा कोई इंजेक्शन या ट्रीटमेंट नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन को AS न हो। दिस इज करंट साइंटिफिक अपडेट, कहीं यहाँ वहां से न सुने, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपको AS है तो जरूरी नहीं है कि 100% नेक्स्ट जनरेशन को होने ही वाला है। HLA-B27 जीन ट्रांसमिट होता है, बट वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस करेगा नेक्स्ट जनरेशन को, दैट इज नॉट नेसेसरी। दूसरा कि हम जैसे सिबलिंग्स में 2 ब्रदर्स में भी देखते हैं, एक को माइल्ड रहता है, एक को सीवियर रहता है। सो ये सब चीजें भी है कि जस्ट गिविंग अ पॉजिटिव आउटलुक, कि ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे है उतना ही सीवियरिटी या इतना ही सफरिंग आने ही वाला है। दैट इज नॉट नेसेसरी, द चांसेस आर नॉट दैट हाई। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो क्योंकि आपको है तो आप ज्यादा जल्दी पिकअप करोगे, अगर नेक्स्ट जनरेशन को सिम्टम आएगा उसका फायदा ले सकते हो। कि ज्यादातर जो हम देखते हैं कि इवन अभी भी एंकिलोजिंग का डायग्नोस्टिक डिले बहुत बड़ा है, यानी कि फर्स्ट लक्षण से लेके बताना कि आपको एंकिलोजिंग है अभी भी सालों लगते हैं।
बट अगर पेरेंट्स को है, अवेयरनेस है, तो वो कुछ हफ्तों में पिकअप हो जाएगा जब भी बच्चा बड़ा होता है, सो दैट कैन हेल्प। तो ये सब पॉजिटिव अप्रोचेस है, बट ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि प्रेगनेंसी में दे और बच्चे को नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। ओके, नेक्स्ट इज पेशेंट इज एंगस्टॉन एंड उनको एरियोटिक हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है और उनकी एज अभी 38 इयर्स है। सो व्हाट केयर ही शुड टेक? सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आयोटिक वाल्व जब रिप्लेस हुआ है तो उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखी गई होंगी। कई बार खून पतला करने की दवाई लिखी जाती है, तो वो दवाइयाँ सब बिल्कुल किसी हद में बंद ना करें। एएस की दवाइयों में फिर भी आपने कुछ महीने नहीं ली तो देखिए कुछ बहुत खराब आपके साथ होगा, ये आवश्यकता नहीं है। मेरे टीचर कहा करते हैं कि भाई आर्थराइटिस डज नॉट किल। तो ये हम एक बात को समझे, एंगस्पॉन्ड है, बीमारी है हाँ, पर आपका आयोटिक वाल्व कहीं ज़्यादा कीमती है, तो सबसे पहले तो आप उसकी पूरी देखभाल करें। दूसरा एक वही सवाल होता है सबके दिमाग में कि भाई मैं एंगस्पॉन्ड की भी दवाई ले रहा हूँ और मैं इसकी भी दवाई ले रहा हूँ, तो कहीं दोनों दवाइयाँ इंटरेक्शन तो नहीं कर देंगी या दिक्कत तो नहीं हो जाएगी सर? तो ऐसा कुछ नहीं। एक बार इमीडिएट पेरी ऑप यानी कि ऑपरेशन के पहले 1.5-2-3 महीने में इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है, तो हो सकता है उस समय आपके रोमेटोलॉजिस्ट आपको सलाह दें कि अभी दवाई रोक दे, तो सलाह को माने। पर ऐसा लॉन्ग टर्म पे चाहे एंटी-TNF हो या सल्फासालाजिन हो, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी दवाइयों के साथ इनका इंटरेक्शन हो, बल्कि ज़्यादातर दवाइयों के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। यानी कि आप इसकी दवाई और आयोटिक वाल्व की दवाई साथ साथ भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. Next question is, patient is having spondylitis from 13 years and like right now he's good. He's taking Nicoxia 60 and he's having diabetes and BP. So is it okay with this tablet? He's taking Amlopine M and Debaside M. और कितने समय से न्यूकॉक्सिया ले रहे हैं? Ma'am, that is not mentioned. Okay. He's having Angspan from 13 years that he has written. Okay. सो न्यूकॉक्सिया, अगर आप डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तो ये दोनों ही बीमारियां ऐसी है जो किडनी को थोड़ा सा रिस्क देती है। तो एटलीस्ट इसमें कोई तीसरा फैक्टर हम ऐड ना करें, ये तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि आपको शुगर बीपी है। न्यूकॉक्सिया को बिना सुपरविजन न ले, आपके डॉक्टर रिपोर्ट्स करा के, चेक करा के, तसल्ली करके फिर बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम ले सकते हो तो ही ले, नहीं तो न ले। अनसुपरवाइज न्यूकॉक्सिया आपके लिए सेफ नहीं है। Okay. Ma'am, your question was from how many years he's having diabetes and BP? नहीं, न्यूकॉक्सिया जैसे कुछ हफ्तों के लिए अगर क्रियाट ठीक है तो दे भी सकते हैं ऑब्जर्वेशन में। Okay, because he mentioned that he's having it from 13 years again. Okay. Next question is, मेरे दोनों हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने हैं, मैं फायदा है या नहीं? Like, I think he wants to replace both his hips. So is it advantageous or not? देखिए इसमें कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो एज कितनी है, मान लीजिए अगर 20-22 साल के हैं तो ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन से यही एडवाइस देंगे कि भाई थोड़ा रुक जाओ। दूसरी चीज जो फैक्टर इम्पोर्टेंट है वो कि जॉइंट कितना खराब है। तीसरी चीज है कि उससे कितना कमर में और घुटनों में विकार यानी डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो गई है। तो एज सच रिप्लेसमेंट सर्जरी से लाइफ बहुत बेटर होती है, इस बारे में कोई दो बात नहीं। चाहे वो घुटना हो चाहे हिप हो, रिप्लेसमेंट सर्जरी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। पर क्योंकि जो इम्प्लांट लगता है वो एक आर्टिफिशियल मेटालिक इम्प्लांट है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, 15 साल 10 से 20 साल के बीच हम मान के चले। डिपेंड, वो भी अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, हिप रिप्लेसमेंट इज अ गुड सर्जरी, पेशेंट्स बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पर ये डिसीजन वही ले सकता है जो आपको ट्रीट कर रहा है, जो आपके रोमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिल बांट के डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो क्या आपकी बीमारी अभी कंट्रोल में है। तो नॉर्मली हम हाई इन्फ्लेमेटरी बर्डन, यानी अगर हाई एसआर, हाई सीआरपी है और बहुत ज़्यादा पेन है, तो रिप्लेसमेंट सर्जरी थोड़े टाइम टाल देना ठीक है।
मान लीजिए आपकी बाकी पूरी बीमारी कंट्रोल्ड है, आप किसी भी कारणवश खराब हो गए हैं, आपके लिए अपने रोज के खुद के काम एक्टिविटीज रोज जैसे नहाना धोना वो सब भी मुश्किल होता है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो कोई ऐसे प्रोहिबिटेड सर्जरी नहीं है, होती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। Okay. Next question is, presently I'm taking SARS and Retos 90. Can I take methotrexate along with SARS and Retos 90? मिथोट्रेक्सेट को साज और रिटोस के साथ कंबाइन तो कर सकते हैं, बट क्या आपको जरूरत है, आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन से जोड़ों में दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, वो ऐड करने की दवाई है कि नहीं है, और रिटोज कितने समय से ले रहे हैं, उसको बंद करने का रास्ता मिथोट्रेक्सेट है या कोई दूसरी दवाई है, ये आपको रूमेटोलॉजिस्ट या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ही बताएंगे। रिटोज मिथोट्रेक्सेट संधिवा की दवा है, सो आपका वा का लेवल इतना है कि एक दवाई और ऐड करने की जरूरत है तो ऐड करना है, खुद से ऐसे नहीं ऐड करना है। Correct. Can an angstpon patient have other multiple autoimmune diseases like sclerosis or lupus or some other form of arthritis? And like if yes, like can you share examples? अनलाइकली है, हम ये कहें कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी और साथ में एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। संभावनाएं तो अवश्य है, सब इतने सारे लोग हैं पृथ्वी पे, कोई एक ना एक तो निकल ही आएगा, परंतु नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जो चीजें एंकाइलोसिस के साथ मिलती हैं वो जैसा मैडम ने बताया, आंतों की सूजन की बीमारियां होती हैं, जिसे हम क्रॉन्स डिजीज कहते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। दूसरा सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ कई बार मिल जाता है कि रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, तो उसमें कई बार इनिशियली बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये सोरियाटिक आर्थराइटिस की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है या फिर ये एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के साथ सोरियासिस की बीमारी है, तो कई बार स्पष्ट नहीं हो पाता, तो मोटी मोटी ये बीमारियां हैं। दूसरा जैसे आंख में लाली होना या कई बार चमड़ी पे लाल लाल घाव हो जाते हैं, तो ये कॉमन एसोसिएशंस हैं। पर दो तरह के आर्थराइटिस एक साथ होने को हो सकती है, पर कॉमन नहीं है, और एटलीस्ट मरीज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई दरवाजा खुल गया, एक बीमारी आ गई तो 20 और आ जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। Ma'am, would you like to add something in this? नहीं, ये परफेक्ट है। दो नहीं होती है साथ में। Next question is, does the angstpon defect in brains too, nerves or cells or upper cervical spine? Ma'am. पर से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस इस संधिवा से डायरेक्टली ब्रेन के कोशों पे या स्पाइन पे इफेक्ट नहीं है, बट ये बीमारी रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ लाती है। तो रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों में दर्द सूजन आता है, उनकी गैप कम होती है, फ्यूज होते हैं, तो वहां से जो नसें निकलती हैं उसमें दबाव देती हैं, जिसको हम रेडिकल्स या रेडिकुलर पेन कहते हैं। तो ज्यादातर दिक्कतें ये इनके कारण होती है कि अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेके टेल बोन तक है, वो उनके बीच में से हमारी नसें निकलती हैं। तो ये जो डिफॉर्मिटी हुई है बीच में, उसके कारण नस दबने से वो न्यूरोलॉजिकल पेन कॉमन है, बट डायरेक्टली ब्रेन पे इफेक्ट नहीं है, ऐसा बीमारी का ब्रेन के इफेक्ट नहीं है। Okay. Next question is, the patient is taking Sputnik 5. Is it safe for angstpon patients? Yes. Any and every vaccine is safe. Okay. All right. Next question is, can we take azithromycin with sulfasalazine? Yes, ले सकते हैं। Okay. What is bilateral like surgery, hip and knee bilaterals? Thoda like it's an incomplete question, but if you could just figure out. बेसिकली क्या है जी, रिप्लेसमेंट तो किसी भी बड़े जोड़ का हो सकता है, हिप्स का भी, नीज का भी, पर चारों एक साथ करने के लिए तो बहुत ही जांबाज सर्जन चाहिए, जो आपको मुश्किल मिलेगा, यूजुअली स्टेज्ड होता है। और वो तो जो रिप्लेसमेंट सर्जन है वही डिसाइड करेगा कि साथ पहले घुटने बदले जाएंगे या पहले हिप्स बदले जाएंगे। तो ऐसा कुछ ही कोई स्पेसिफिक सर्जरी नहीं है जिससे,
नॉर्मली जो पुराने पेशेंट्स हैं, मतलब अगर हम बात करें तो 2000 से पहले तो दवाइयाँ ही नहीं थी। एंकल स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट माने कि सिर्फ दर्द की दवाई चलेगी। तो उस जमाने के जो पेशेंट्स हैं जो बहुत लंबे डायग्नोज रह गए, उनमें कई बार हिप पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, नीज में भी कई बार डिस्ट्रक्शन होता है, तो रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, बट वो सीक्वेंशियल होता है यूजुअली। तो वो उनको अब कुछ कहीं ना कहीं संवाद में कहीं कमी रह गई है कि भाई बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट बोला है या बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट बोला है या स्टेज्ड बोला है, तो वो कहीं ना कहीं संवाद में कमी है। तो बेहतर है जिन्होंने बताया उनसे संपर्क करें, ये कंफ्यूजन बढ़ेगा। Okay. Another patient, he's taking Scafo from past 2.5 years. तो वो ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जा सकते हैं, कंटिन्यूइंग द मेडिसिन? अच्छा मैम, अगर दवाइयों का बंद करना सर्जरी के साथ ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ही है कि आपकी पहले तो कि ऑपरेशन की जरूरत है और तय हुआ है, तो ऑपरेशन के आसपास हम बंद करते हैं। हर एक दवाई का अलग अलग प्लान है। सो टेम्पररी बंद करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव 15 दिन बाद शुरू कर देना है वापस, क्योंकि बीमारी का बढ़ना ऑपरेशन के बाद भी दिक्कत देता है। तो 2 हफ्ता बंद करके शुरू करें। Okay. What is the cost of these surgeries? One of the patient is asking. इम्पॉसिबल टू से, ना मैं सर्जन हूँ ना मैडम सर्जन है, तो कॉस्ट तो हर हॉस्पिटल में अलग है, हर स्टेट में अलग है, हर स्टेट में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग पड़ेगा। वो तो हॉस्पिटल कॉस्ट, इम्प्लांट कॉस्ट तो घुटने की तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट फिक्स कर रखे हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द सर्जन द हॉस्पिटल द रेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन इट इज। ये बेहतर चीज आपके जिससे कराना ऑपरेशन वो बता देंगे। Correct. Alpna ma'am, any last keynotes for the patients? Like these are the questions what we have received today. Take away for patients. Okay. लास्ट की नोट्स में मैं यही कहूंगी कि बहुत खुद से दवाइयां अनसुपरवाइज सालों साल न ले। अगर दूर रहते हैं, डॉक्टर से जल्दी नहीं मिल पाते हैं, तो अभी तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, या फिर उनसे मार्गदर्शन ले। जैसे काफी पेशेंट्स हमारे आउट ऑफ स्टेशन से दूर से आते हैं, तो 4-5 मंथ्स का प्लान समझे। बीच में कुछ रिपोर्ट कराना है तो अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करें। बट कुछ पेशेंट्स खुद ही सालों साल लेते रहते हैं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये दवाइयों में क्या संभालना है वो सबसे ज्यादा हमें पता है। हम लिखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, सालों से यूज करते हैं, आपको उतना नहीं पता है। और एट द सेम टाइम बीमारी कम होने पे दवाइयाँ कम भी होती हैं, वही लेते रहें। दवाइयों का टाइट्रेशन कम करना है, ज्यादा करना है, कौन सी छोड़ना है और कौन सी लेना है। कई बार पेशेंट्स आते हैं, दर्द की गोली चलती है, पेन बाकी दवा छूट जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इसमें मुख्य दवाई क्या थी, कौन सी टेपर करनी है। तो ये ना करें, ये ही मेन मेरा मैसेज है आज। Correct. There is one question we'll take up. What is stem cell therapy? How does it help in angstpon? If person takes it early. Sir, just sorry. Bada question hai. How it affects patient in long run? If you have any data, information of any patient using the stem cell therapy. देखिए, स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली is a therapy for blood cancers. It has also been used for many other diseases, जैसे कि हमारी कुछ बीमारियां स्क्लेरोडर्मा वगैरह उनमें इस्तेमाल हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लोग लोकली जॉइंट में दे रहे हैं। तो बेसिकली स्टेम सेल एक तरह से वो सेल है जो आगे अपना रूप बदल के कुछ भी बन सकता है। तो एक तरह से हम इसको रीजनरेटिव थेरेपी की तरह समझें। अभी जितनी मेरे को समझ है, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसको ना लें। कोई लार्ज ट्रायल्स नहीं है, किसी ने बहुत तरीके से इसे देखा नहीं है, और ये एक तरह का एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हो जाएगा जिसके अंदर आपको फायदा होने की संभावना तो बहुत कम है, नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक है। जैसे डायबिटीज के मरीजों ने बहुत स्टेम सेल थेरेपी हुई है, कुछ अप्रूव्ड कुछ अनअप्रूव्ड। यहाँ तक मैं जानता हूँ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली ना मिरेकल क्योर्स की तरह इन्हें बताया जाता है, जादू की दवाई।
कि साहब ये ले लो, बीमारी जड़ से मुक्त हो जाएगी, आपके जोड़ नए हो जाएंगे। और अच्छी चीज है, कोई मैं भी बीमार होऊंगा, मैं यही चाहूंगा कि भाई मैं क्यों बीमारी लंबी रहे, क्यों मैं दवाई लूं। वो तो एक मन की इच्छा है कि भाई मेरे को मुक्ति मिले इस बीमारी से, पर एक रियलिटी है कि भाई मैं कहीं ऐसी दलदल में तो नहीं फंस रहा जहां से निकल ही ना पाऊं। तो आज की डेट में स्टेम सेल थेरेपी नहीं लेनी चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी तभी लेने की अगर किसी बड़े सरकारी अस्पताल में आपको एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में फॉर्म समझा के, रिस्क समझा के आपको इंक्लूड किया जा रहा है। अगर आपके पास किसी और शहर से कोई व्यक्ति आ रहा है जो महीने या 4 महीने में एक बार आता है और एक ये जादू की गोली दे के जाता है, तो मैं बड़ी स्पष्टता कहूँगा इस चक्कर में ना पड़े। पर हो सकता है, मुझे नहीं पता मैम, आपका कुछ एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, मैंने भी नहीं सुना है, नहीं। ये थोड़ा, ये बच्चे जिन्होंने भी इनको सजेशन दिया है, इस चक्कर में ना पड़े। देखिए हो सकता है कुछ भी ना हो, फायदा ना हो, तो ठीक है, जो पैसे गए गए। अगर बट स्टेम सेल थेरेपी में इनको कोई नुकसान हुआ तो वो कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है, वो कहना मुश्किल है, बट नहीं करना चाहिए। करेक्ट। आदर सर, पार्टिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। जैसा आपका प्लेटफॉर्म करता ही है, फिजियोथेरेपी में बहुत ध्यान दें। जैसा मैडम ने कहा, मैं भी यही कहूँगा कि भाई आप महीने नहीं तो 6 महीने में कम से कम अपने डॉक्टर से संपर्क रखें। सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, खासकर क्योंकि बीमारी लंबी है सर। बीमारी लंबी मतलब आप जो आज गलती कर रहे हैं गलत दवाई लेने की, वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपन ने एंटीबायोटिक गलत लिया और थोड़ा पेट खराब हो गया 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। दवाई लंबी चलती है, थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन से बने और एक विश्वास रखें कि आपका जीवन अच्छा रहेगा। ये क्रॉनिक इलनेस और ये, बल्कि मैं तो कहता हूँ एंकाइलोजिंग से ना डरें शब्द से। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी सबकी हड्डियां आपस में चिपक के खराब होंगी। कुछ की होती है, काफी सारों की बिल्कुल नहीं होती। और आगे मेडिकल साइंस में एडवांसेस आएंगे। हम 20 साल में देखिए तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तो दुनिया ही बदल गई है। हम मान के चले कि अगले 15 से 20 साल में बिल्कुल ही बदल जाएगी। हो सकता है आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तक हम पहुंचे और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो हिम्मत बांधे रखें, इलाज करते रहें। थैंक यू अल्पना मैम, थैंक यू आदर्श सर। और किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो ये टॉपिक रिलेटेड, आप चैट में पोस्ट कीजिए। वी विल टेक इट अप विद द डॉक्टर्स एंड वी विल आंसर लाइक टुमारो इन अ डे और 2 वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ हैप्पी वीकेंड।